क्रिप्टो मार्केट में बर्बादी का माहौल था। इस 5 दिन के इम्प्लोजन के बाद जब तक एसबीएफ ने बैंक्रप्सी फाइलिंग की तब तक कंपनी के एम्प्लॉयज़ भाग चुके थे। वो भी ऐसे कि सामान पैक किया, कंपनी कार ली, एयरपोर्ट पहुंचे, कार को एयरपोर्ट में चाबी सहित छोड़ दिया और चले गए। 2 लाख करोड़ से जीरो, सीधा 1 हफ्ते में। बिलियनियर से बैंकरप्ट। इससे कुछ ही टाइम पहले इसको लेजेंड बनाया जा रहा था। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसे जीनियस, अगला वॉरेन बफेट और क्रिप्टो की दुनिया का जेपी मॉर्गन ही बनाया जा रहा था। आज उसे ही फ्रॉड बुलाया जा रहा है। सिर्फ जीनियस ही नहीं, एक अच्छा इंसान, एक इफेक्टिव ऑल्ट्रुइस्ट जिसको पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। इनफैक्ट अपने सारे पैसे डोनेट करने की ठान ली थी। वहाँ से ये गिरा सीधा कोर्ट में 115 साल की पोटेंशियल जेल सेंटेंस के सामने। जो इसके साथ थे वो इसके अगेंस्ट हैं कोर्ट में। जो इसको लेजेंड बुला रहे थे आज इसको डेविल बुला रहे। जिसके बारे में कहा जा रहा था कि दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनर हो सकता है, उसी की कंपनी ने कस्टमर्स को 8 बिलियन या 65,000 करोड़ का चूना लगाया। ये कहानी है सैम बैंकमैन-फ्रीड या एसबीएफ की। यूएस के सैन फ्रांसिस्को में लॉ प्रोफेसर पेरेंट्स जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्रीड का बेटा होता है सैम बैंकमैन-फ्रीड या एसबीएफ। बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और यही इंटेलिजेंस उसे ले जाती है एमआईटी में फिजिक्स पढ़ने। एसबीएफ के फिजिक्स के अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्ट रहते हैं, जैसे कि मैथ्स, फिलॉसफी, वेजिटेरियनिज्म, एनिमल वेलफेयर। एमआईटी में पढ़ने के टाइम पे वो इन्फ्लुएंस होता है यूटिलिटेरियन फिलॉसफी में, जिसका प्रिंसिपल है ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड इसी की एक रिलेटेड फिलॉसफी थी विलियम मैकास्किल की इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म। इसका मतलब ये है कि दुनिया बदलनी है तो जाकर के तुम चैरिटी में काम मत करो, खूब सारा पैसा कमाओ और उस पैसे को इफेक्टिवली यूज़ करो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए। 2014 में ग्रेजुएट होने के बाद यही करने के लिए सैम बैंकमैन-फ्रीड ज्वाइन करता है जेन स्ट्रीट, जो एक वॉल स्ट्रीट ट्रेडिंग कंपनी होती है जहाँ पे और भी इफेक्टिव ऑल्ट्रुइस्ट्स काम करते हैं। 2017 या 3-3.5 साल जेन स्ट्रीट में काम करने के बाद एसबीएफ जेन स्ट्रीट छोड़ देता है और लाइफ में कुछ नया डायरेक्शन ढूंढता है। इसके और ऑप्शंस रहते हैं, जैसे जर्नलिज्म में जाना, पॉलिटिक्स में जाना, या नॉन प्रॉफिट्स के लिए फंड रेज करना, या खुद का स्टार्टअप डालना। इसी बीच में वो जाकर के ज्वाइन करता है विलियम मैकास्की की सेंटर फॉर इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म। एंड यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन होता है विद टैरा मैकॉले, जिसके साथ वो आगे जाकर के स्टार्ट करता है एलामेडा रिसर्च। और ये सब 2017 में हो रहा था, जहाँ क्रिप्टो करेंसीज पूरे बुल मार्केट में था, जहाँ पे बिटकॉइन जो कुछ ही महीने पहले $1000 का था, अभी 15 या 16,000 डॉलर पे था और हर दूसरा या तीसरा आदमी इसी के बारे में बात कर रहा था। एलामेडा रिसर्च मार्केट के एक गैप को माइंड में लेकर के स्टार्ट की गई थी, जो थी आर्बिट्राज। बेसिकली 2017-18 के अराउंड क्रिप्टो मार्केट काफ़ी फ्रैगमेंटेड था। बिटकॉइन जो यूएस एक्सचेंजेस में उस टाइम पे मान सकते हो $10,000 का अगर मिल रहा था, तो उसी टाइम पे साउथ कोरिया एंड जापान जैसे एशियन मार्केट्स में 20,000 का मिल रहा था। और इस प्रीमियम का नाम था किमची प्रीमियम क्रिप्टोकरेंसीज कोरिया, जो बेसिकली दिखा रहा था कि इस गैप को एक्सप्लॉइट करने वाले को फ्री पैसा मिल सकता है। ये प्रीमियम लेकिन प्रेवलेंट मनी लॉन्ड्रिंग लॉस और कैपिटल कंट्रोल्स की वजह से उतना आसान नहीं था बनाना। यहाँ एसबीएफ अपने इफेक्टिव ऑल्ट्रुइज्म के कनेक्शंस को यूज करके साउथ कोरियन एक बैंक अकाउंट लेकर के अपने ऑपरेशन स्टार्ट करता है एंड इस लूप होल को एक्सप्लॉइट कर पाता है और अपने इनिशियल मिलियंस बना पाता है। लेकिन आर्बिट्राज एक ऐसा बिजनेस है कि मान लो ऐसी अपॉर्चुनिटी पता चल गई मार्केट में तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। एंड ये हुआ बाई जैन 2018। लेकिन इस एक्सपीरियंस से एसबीएफ को ये पता चल गया था कि क्रिप्टो करेंसीज में बहुत पैसा है एंड इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है एक्सचेंज होने में एंड उसके बहुत सारे फायदे, जैसे एक्सेस टू फंड्स, उस ज्यूरिसडिक्शन में एक तरह का क्रिप्टो का गेट कीपर होना एंड फीस के थ्रू पैसे बनाने के तरीके। एंड इस एक्सचेंज बनाने के प्रोजेक्ट में उसका साथ देते हैं गैरी वैंग, जो उसका एमआईटी का दोस्त रहता है, एंड निशाद सिंह, जो एक एक्स फेसबुक एम्प्लॉय रहता है। एफटीएक्स एज एन एक्सचेंज शुरुआत से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। ईजी यूजर इंटरफेस, पैसे डालना, निकालना, ट्रेड करना, ये सब बहुत इंटुइटिव था। और इसका रिजल्ट है कि 2020 तक 50 लाख लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके थे एफटीएक्स पे। और एफटीएक्स में वॉल्यूम ऑलरेडी था जो प्रोवाइड कर रहा था एलामेडा रिसर्च, जिसकी वजह से लोगों का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा स्मूथ था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एसबीएफ ओन करता था एफटीएक्स, जो एक एक्सचेंज है, एंड एलामेडा रिसर्च जो उस पर ट्रेड करता है। तो मान लो कैसीनो भी उसका, ट्रेडर भी वही। इसे एड्रेस करने के लिए एसबीएफ आगे जाकर के को सीईओज बनाता है, कैरोलाइन एलिसन को एंड सैम ट्रूबुको को, अक्टूबर 2021 में। लेकिन ये सब हुआ बाद में। मई 2019 में एस्टैब्लिश होती है एफटीएक्स एंड एस्टैब्लिश होने के 2 ही महीने के अंदर ये अपनी फंडिंग ढूंढना स्टार्ट करते हैं एक्सपैंड करने के लिए, और जो उसे मिल भी जाती है। एंड दिसंबर 2019 में बाइनेंस, जो एफटीएक्स का थियोरेटिकली बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर होता है, वो भी इन्वेस्ट करता है एफटीएक्स में एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट, जो बाद में जाकर के सोर्सेज के थ्रू पता चलता है $100 मिलियन के अप्रॉक्स हो सकता है। फंडिंग हुई, उसके बाद ग्रोथ, वो भी एक्सपोनेंशियल। 2021 के क्रिप्टो करेंसी बुल रन में एफटीएक्स ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज द 3rd लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड।
और SBF दिखने लगा हर जगह। स्टेज पे बिल क्लिंटन एंड टोनी ब्लेयर के साथ स्पीच देता हुआ, फिर कांग्रेस में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन के लिए सजेशन देता हुआ, अमेरिकन फुटबॉल प्लेयर जैसे टॉम ब्रेडी के साथ रील बनाता हुआ, और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में इंटरव्यू देता हुआ। FTX का नाम था हर जगह, बास्केटबॉल स्टेडियम्स, फार्मूला 1 कार्स, मेजर लीग बेसबॉल, ICC के टूर्नामेंट्स, सुपर बॉल जिसको फेम के टर्म्स में अमेरिका का IPL समझ सकते हो। जैसे इंडिया में IPL के टाइम पे कॉइन स्विच कुबेर एंड कॉइन DCX के एड्स आ रहे थे, उससे भी बड़े लेवल पर सुपर बॉल में हर एड ब्रेक में क्रिप्टो एड्स आ रहे थे। उसका एक बड़ा पार्ट था FTX का प्रमोशन, जिसने 30 सेकंड के ऐड के लिए 200 करोड़ तक स्पेंड किए। हर इन्फ्लुएंसर के मुंह में मानो FTX ने पैसे भर के रखे हो। रिपोर्टेड था कि इन्फ्लुएंशियल यूट्यूबर्स को $50,000 से $100,000 तक का पेमेंट किया गया था। केविन ओलियरी, जो ओरिजिनल शार्क टैंक का शार्क था, जिसने क्रिप्टो करेंसी को यूजलेस करेंसी बोला था, उसको $15 मिलियन देकर के अपना पेड स्पोक्समैन बनाया था FTX ने। ऑब्वियसली एड्स और स्टार पावर देख करके यूजर्स बढ़े तो VCs ने और पैसा डाला, और पैसा आया तो फिर बड़े वैल्यूएशंस। एट इट्स पीक FTX $32 बिलियन कंपनी थी। इनकी VC की लिस्ट में भी वो हर बड़ा नाम था, सॉफ्ट बैंक, सेक्वाया, ब्लैक रॉक, तेमासेक, इवन ओंटारियो टीचर्स पेंशन फंड का पैसा एक स्टार्टअप में। लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए, टेरा लूना का कोलैप्स। I just got back from my holiday and fucking Luna has fucking disappeared. Of all the fucking coins, I put all my money, all my life savings into Luna. टेरा लूना जो एक बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट था, जिसकी अडॉप्शन बहुत ही तेज़ी से हो रही थी, वो होता है कोलैप्स। और कोलैप्स भी कैसा, इतने भयानक तरीके से $90 से सीधा ज़ीरो, $60 बिलियन का पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वाइप आउट। कोलैटरल डैमेज भी इस लेवल का कि देखते ही देखते अगला डोमिनो गिरा, जो था 3 Arrows कैपिटल नाम का एक हेज फंड। उसके बाद आया वॉयजर डिजिटल की बैंक्रप्सी, उसके बाद आया सेल्सियस का कोलैप्स। इतना आतंक है मार्केट में। तो SBF का क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है कि इस बंदे के पास पैसे का कोई कुआं है। SBF इस बीच में दिखा डूबती हुई क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को बचाता हुआ, या तो उन्हें लाइन ऑफ क्रेडिट दे करके, या तो उन्हें सीधा एक्वायर करके। ऐसा लग रहा था इसका एम्पायर अलग ही है एंड नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। और देखते ही देखते SBF क्रिप्टो की दुनिया में एक लेजेंड बन गया, जिसे कभी व्हाइट नाइट बुलाया जा रहा है, या तो कभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का JP मॉर्गन। लेकिन ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब लोग पूछने लग गए कि भाई पैसे का सोर्स क्या है। टेरा लूना के कोलैप्स होने के बाद कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। अगस्त 2022 में सैम ट्रूबोको, जो एलामीडा रिसर्च का CEO था, वो रिजाइन करता है फॉर अदर प्रायोरिटीज। सितंबर 2022 में FTX US का जो प्रेसिडेंट है ब्रेट हैरिसन, वो भी रिजाइन कर देता है। अक्टूबर 2022 में जोनाथन चीजमैन, जो हेड होता है ओवर द काउंटर ट्रेड एंड इंस्टीट्यूशनल सेल्स का, वो भी रिजाइन कर देता है। इतने बड़े बड़े पोस्ट में से लोग रिजाइन करने लग गए। लोगों को लगने लगा दाल में कुछ तो काला है। फिर 2 चीज़ें हुई, जिसके बाद पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स कोलैप्स होने लगा। पहला, एलामीडा रिसर्च जो एक प्राइवेट कंपनी है, उसका बैलेंस शीट हुआ लीक। कॉइन डेस्क के हाथ में ये बैलेंस शीट आती है एंड वो रिपोर्ट करते हैं कि एलामीडा रिसर्च शायद इंसॉल्वेंट हो सकती है और उनका एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच है। इनके जो 14 बिलियन के जो एसेट्स हैं, उसमें एक बड़ा चंक FTT टोकन्स से लिंक्ड है, और लायबिलिटीज़ में 7.4 बिलियन का सीधा लोन है। इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट गिरा तो एलामीडा के पास इतने पैसे नहीं होंगे अपने लोन चुकाने के लिए। इसके बाद आता है दूसरा पंच, बाइनेंस CEO CZ का ट्वीट, जिसमें वो कहता है कि अपने सारे FTT होल्डिंग्स को वो लिक्विडेट करने वाले एंड ओपन मार्केट में बेचने वाले। इस ट्वीट के बाद मार्केट में पैनिक और कंफ्यूजन पूरा फैल जाता है और FTX में स्टार्ट होता है बैंक रन, जहाँ पे लोग जितने फंड्स अपने FTX में रखे हैं उसका रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं वापस। 3 दिन में $6 बिलियन का रिक्वेस्ट होता है। विड्रॉल्स जो पहले हो रहे थे फिर स्लो हो जाते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं, और फिर SBF को फाइनली रियलाइज़ होता है कि अब ये मामला FTX के हाथ से निकल चुका है। फिर कुछ टाइम बाद बाइनेंस के CEO CZ का वापस ट्वीट आता है कि वो एक नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर चुके हैं FTX को एक्वायर करने के लिए। सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए मार्केट में शांति होती है, लेकिन इस बीच में वापस न्यूज़ रिपोर्ट्स आना स्टार्ट होते हैं कि US की SEC, CFTC, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस FTX और FTX US के बीच के रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि कस्टमर फंड्स का मिसहैंडलिंग हुआ है कि नहीं। इसके बाद बाइनेंस भी हाथ खड़े कर लेता है। देखते ही देखते कुछ टाइम में न्यूज़ आता है कि FTX ने बैंक्रप्सी फाइलिंग कर ली, एंड जिसका भी पैसा इस एक्सचेंज में था उनको धीरे धीरे लगने लगता है कि अब तो पैसे गए। क्रिप्टो मार्केट में बर्बादी का माहौल था। इस 5 दिन के इम्प्लोजन के बाद जब तक SBF ने बैंक्रप्सी फाइलिंग की, तब तक कंपनी के एम्प्लॉयज़ भाग चुके थे।
वो भी ऐसे कि सामान पैक किया, कंपनी कार ली, एयरपोर्ट पहुंचे, कार को एयरपोर्ट में चाबी सहित छोड़ दिया और चले गए। FTX के इम्प्लोजन की वजह से हुआ पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट कोलैप्स, जिसे कहा जाता है कैपिचुलेशन, तबाही। जो बिटकॉइन 1 साल पहले $69,000 पे था, वो FTX के इम्प्लोजन के साथ $15,500 पे पहुंच गया था। तबाही। लोग गुस्से में थे और कन्फ्यूजन में थे और जवाब चाहते थे। कुछ लोग जवाब के लिए बहामस तक, जहाँ पे FTX का हेड ऑफिस था, वहाँ तक पहुँच गए। जैसे ये बंदा बिटबॉय क्रिप्टो, जिसका बहुत ही इन्फ्लुएंशियल यूट्यूब चैनल था और आज की डेट में खुद बर्बाद है, और जिसने उस बर्बादी को लाइव स्ट्रीम शूट किया। ये SBF को चेस करते हुए बहामस पहुँचा। लोग जानना चाहते थे कि ये बंदा है कहाँ पे, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स के हिसाब से 8 केसेस लग चुके थे SBF और FTX पर, जिस पे कॉन्स्पिरेसी टू कमिट फ्रॉड, सिक्योरिटीज फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, वायलेशन ऑफ कैंपेन फाइनेंस लॉस जैसे चार्जेस थे, क्रिमिनल चार्जेस, जिसके अंदर टोटल 115 साल की जेल हो सकती है SBF को। जो इसके इनर सर्कल में थे, कैरोलाइन एलिसन, गैरी वॉन्ग, निषाद सिंह, इन सब ने गिल्टी प्ली साइन कर ली, जिसका मतलब ये है कि कंपैरेटिवली कम पनिशमेंट के लिए अपनी गलती मान रहे हैं एंड SBF के अगेंस्ट का जो केस है उस पर पूरा कोऑपरेट करेंगे। दिसंबर 12 को फाइनली SBF को बहामास में अरेस्ट किया गया। पहले US लाया गया, फिर हाउस अरेस्ट पे डाला गया, लेकिन फिर यह हाउस अरेस्ट भी कैंसिल हो गया और उसे वापस जेल भेज दिया गया, क्योंकि इस पे विटनेस टैंपरिंग का चार्ज अलग लग गया, जिसका केस अलग से होगा। गिल्टी पाए जाने पे बहुत हाई चांस है कि इसे जो जेल सेंटेंस मिलेगी वो डेकेड्स लॉन्ग हो सकती है, जैसे कि 10, 20, 30 साल। कितने टाइम अंदर रहेगा वो डाइसी है, क्योंकि इसके ऑलरेडी पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं। इतना कुछ होने के बाद एक और सवाल आता है कि ये सब चीज़ लोगों ने मिस कैसे की। ऐसा भी नहीं है कि कॉइन डेस्क की रिपोर्ट से पहले कोई भी इसके बारे में नहीं बात कर रहा था। मार्क कोहोर्ट, जो एक शॉर्ट सेलर है, जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसका नाम हम लोगों ने सुना होगा, इसने पहले से ही सवाल उठाने स्टार्ट कर दिए थे, और बहुत ही लॉजिकल सवाल कि कौन है ये बंदा। आर्बिट्राज और एक्सचेंज चलाने में इतने पैसे भी नहीं है कि ये फेंक सके। कुछ वियर्ड लोग भी इस कंपनी में काम कर रहे थे, जिसे शायद नहीं होना चाहिए था, जैसे डैन फ्रीडबर्ग, जिसे हायर किया गया था एज चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर, जो पहले काम करता था अल्टीमेट बेट्स नाम की एक पोकर साइट में, जो कोलैप्स हुई थी। ये पता चलने के बाद कि इन्होंने अपने कस्टमर्स को डिफ्रॉड किया है एक गॉड मोड यूज़ करके, जिसमें कस्टमर्स के कार्ड्स दिख सकते थे। और डैन फ्रीडबर्ग पर एलिगेशन ये था कि इसने अल्टीमेट बेट्स के ओनर रस हैमिल्टन को बचाने की कोशिश की है। FTX, जो अपने आप को एक सेफ एक्सचेंज बोलता था, इनके ऑडिटर का एड्रेस भी मेटावर्स में था। ये सेनली सोचने वाले किसी भी इंसान के लिए एक मजाक होता, लेकिन ये एक्सेप्टेड था। कम से कम ऑडिटर तो भरोसेमंद होता और एक फिजिकल एड्रेस पे होता। कुछ लोग सोशल मीडिया में ऑलरेडी FTX एंड एलामीडा रिसर्च के बारे में सवाल उठा रहे थे कि इनके बीच की रिलेशनशिप क्या है। जब FTX में पैसे भेजने के लिए इंटरनेशनल वायर इंस्ट्रक्शंस में एलामीडा रिसर्च का नाम बेनिफिशियरी में क्यों मेंशन्ड है। ये सब होने के बाद ऐसा दिखता है कि इसको मिस कैसे किया। इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि बुल मार्केट में सब पैसे बनाने में बिजी थे और इन्वेस्टर्स एंड बाकी लोगों को स्टोरी पसंद आ रही थी कि एक इफेक्टिव ऑल्ट्रुइस्ट है जो बिलियनर है, जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं है, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आखिरी बार नहीं हो रहा है। क्रिप्टो में अभी भी कोई रेगुलेशन नहीं है, और रेगुलेशन हो तो भी डेफिनेटली हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इतना रेगुलेशन होने के बाद भी फ्रॉड या स्कैम होते ही रहते हैं। फ्रॉड या स्कैम हुआ है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चलता है। अपने इंडिया में भी हिंडनबर्ग रिसर्च का एक बहुत ही लंबा चौड़ा रिपोर्ट आया था। कोई इन्वेस्टिगेशन हुई और भी रिपोर्ट्स आए, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन हुई। सेबी इन्फ्लुएंसर्स के पीछे ज़रूर पड़ी है। मैडम, और भी बड़े काम है, वो भी कर लो। जैसा कि मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया, कोर्ट केस स्टार्ट हो चुके हैं October 4 को, लेकिन जैसे जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का केस टेलीवाइज हुआ था, वैसे टेलीवाइज नहीं हो रहा, तो डेली रिपोर्ट्स जो आएंगे उसी पे ध्यान देना पड़ेगा। जो भी पहले SBF के साथ काम करता था, कैरोलाइन एलिसन, गैरी वॉन्ग, निषाद सिंह, इन सब ने गिल्टी प्ली साइन कर ली है। ये सब SBF के अगेंस्ट अपनी टेस्टिमोनीज दे रहे हैं कोर्ट में। ये मैडम ने तो सीधा बोल दिया कि जो भी किया मैंने SBF के बोलने पे किया। गैरी वैंग, निषाद सिंह, इन लोग भी वैसा ही बोल रहे हैं, सब SBF के कहने पे किया है। इस केस को अभी तक फॉलो करके तो ऐसा लगता है कि SBF के ज़्यादा कुछ बचने का चांस है नहीं, क्योंकि जो भी टेस्टिमोनी दे रहे हो बहुत ही करीब के लोग हैं। बड़ी कोई डेवलपमेंट होगी तो इसके बारे में इस चैनल पर ज़रूर बात करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।